अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाखों तरदीदों और वजाहतों के बीचों बीच आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी यानी बाप और बेटे में तर्ज सियासत को लेकर इख्तलाफात की अफवाहें गर्म हैं। बिलावल भुट्टो के अचानक दुबई जाने को कोई बाप बेटे में नाराज़गी कह रहा है, कोई से पार्टी चलाने को लेकर मुतज़ाद पॉलिसी का नाम दे रहा है और कोई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी कह रहा है। इस सारी सूरत हाल पर जब सवालात उठे तो पिछले कुछ अरसे से जारहाना सियासत करने वाली पीपल्स पार्टी एकदम दिफाई पोजीशन लेने पर हमें नज़र आई। बिलावल भुट्टो की अचानक दुबई रवानगी की सबसे बड़ी वजह आसिफ अली जरदारी का हालिया एक इंटरव्यू है, जिसमें जरदारी साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है, सीखने में वक्त लेगा। बल्कि जुमले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट भी मैंने ही देनी है। आसिफ अली जरदारी ने इसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी के बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत से आउट करने और घर बैठने के मशवरे को जनरेशन गैप से ताबीर किया था। आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू नशर होने की देर थी कि खबर आ गई कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई जा रहे हैं। पीछे पीछे जरदारी साहब भी चले गए। इंटरव्यू करने वाले सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जैसे ही इंटरव्यू की खबर ब्रेक हुई तो जरदारी साहब को उनके सामने बिलावल का फ़ोन आ गया और ये भी पता चला कि बाबों की सियासत पर बिलावल भुट्टो के बयानिए पर पार्टी के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मानना है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ है, ना बाप बेटे में किसी किस्म की दूरियां हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो एक तयशुदा प्लान के मुताबिक दुबई गए हैं और 2-3 रोज में वापस भी आ जाएंगे। लेकिन जाहिर है जब तक बिलावल भुट्टो वापस नहीं आएंगे ये क़यासराइयां भी ऐसे होती रहेंगी, बल्कि जोर पकड़ती रहेंगी। ये भी सवाल उठेगा कि क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो तर्ज सियासत को लेकर दो अलग अलग इंतहाओं पर खड़े हैं। एक राय ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले सेटअप में अपना शेयर बढ़ाने के लिए गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में शरीफ बरादरान किया करते थे। यानी एक बड़ा भाई नवाज शरीफ अगर वोट को इज्जत दो का नारा लगाता था तो छोटा भाई शहबाज शरीफ खिदमत को इज्जत दो की बात करते थे। एक तासुर ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने आप को जरदारी साहब के ट्रेडमार्क लेगेसी, जिसमें जोड़ तोड़ की सियासत, मुफाहमती पॉलिसी और डीलें शामिल हैं, वो अपने आप को इसे डिस्टेंस करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, ताकि वो चेयरमैन पीटीआई की तरह नौजवान नस्ल के लीडर बन सकें। ये सारा क्या मामला है, इन इख्तलाफात में कितनी सच्चाई है? दूसरी तरफ सिंध की सतह पर जो एक नया सियासी इत्तेहाद बना है, जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातें, जो फंक्शनल लीग है, MQM है, इन जमातों ने जो है वो इस बात पर इत्तफाक किया है कि जिस हल्के में जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा बाकी सारी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। तो एक जो बड़ा इत्तेहाद जो GD और इन जमातों का बन गया है वहाँ पर, और जो सारी स्ट्रैटेजी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शंस में कितना सिंध में डैमेज करेगी, मैं बात करूंगी। मुझे मौला बख्श चांडियो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। सबसे पहले तो चांडियो साहब मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की 70 साला बुजुर्गों के हवाले से जो राय थी कि सियासत से दूर होकर वो रेस्ट करें, उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए, वो घरों में बैठें, क्या आपको बिलावल भुट्टो की ये बात बुरी लगी, आपने अग्री किया? पहली बात तो आपकी मेहरबानी, बड़े प्यार से और तमतराक से, बड़े ठाठ से मेरा नाम लिया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। आम आदमी कुछ भी हो जाए तो उसका तज़किरा नहीं बनता, लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी सतह के अफराद अब कुछ भी करें, वो उनके बाल बनाने का भी अगर कोई मामला आता है तो वो भी एक ट्रेंड बन जाता है, कपड़े भी, लिबास भी, बातें भी। तो जाहिर है जरदारी साहब और बिलावल साहब इस मुल्क के तो बड़े आदमी हैं और बैनुल-अक़वामी शख्सियात भी हैं, लेकिन इस मुल्क के तो यकीनन वो बड़े आदमी हैं। अब उनकी बातों ने कई रंग निकाल दिए, कई फूल खिला दिए हैं। अब हर आदमी अपने 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 समझदारी के मुताबिक अपना फन दिखाने की खातिर, कुछ भी नहीं है, कोई इख्तिलाफ उनका नहीं है और ऐसी कोई उन्होंने बात की नहीं है। 70 साल हम सब कहते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा ये कहता है यार 70 साल का है, अभी इनको कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब 70 साल वालों से नफरत नहीं है, कैसे हो सकती है? बात नफरत की तो की नहीं बिलावल भुट्टो ने, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा चांडियो साहब, उन्होंने ना तो नफरत का इजहार किया,
ना ही कोई नेगेटिव वे में उन्होंने बात की। बिलावल भुट्टो का मतलब ये था कहने का कि 70 साल के बुजुर्ग घर बैठ जाए, उनका मतलब था कि नौजवान नस्ल को अब आने दें, आप हमें मौका दें, आप लोग रेस्ट करें। ये नफरत नहीं है, नफरत का एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बड़ी अच्छी तशरीह की है। असल बात यही है, ये नहीं कहा कि 70 साल के लोग घर बैठ जाए, असल है। और ये बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बिलावल भुट्टो साहब के नाना थे जिन्होंने एक जुमला कहा था, आज भी तारीख में महफूज है कि हमें पाकिस्तान में अपने नौजवानों पे भरोसा करना होगा। उससे पहले नौजवानों पर भरोसा नहीं करते थे। मैं अभी नाम नहीं लेता उन बड़े बड़े बुजुर्गों का, वो ही सियासतदान थे। लेकिन भुट्टो साहब आए, न सिर्फ खुद जब आए तो कहा यार ये बच्चा क्या हमारा कर लेगा। अब मैं उनका नाम नहीं लेता हूं जिन्होंने सियासत की भुट्टो साहब के सामने। भुट्टो साहब आए, सियासत करके चले भी गए और अपनी छाप छोड़ गए हैं पाकिस्तान की सियासत में। इसी तरीके से ही अभी भी ये बात है उनकी। बिलावल साहब आए, अभी भी आई, ये तो बच्ची है। ये हमारे सिंधी में एक लीडर था, वो कहता किक्की, किक्की के मतलब छोटी बच्ची के। तो क्या वो क्या कर गई है आप देखो। जिन लोगों जो अपने वालिदैन की फातेह में जाना शरन गलत समझते थे, जो भुट्टो साहब के साथ सख्त दुश्मनी रखते थे, वो सब लोग भी बेनजीर साहबा के मज़ार पे गए, उन्होंने फातिहा पढ़ी। बेनजीर साहबा कई इख्तिलाफात खत्म करा के चली गई हैं। आप देखिए बेनजीर साहबा की शहादत पे मियाँ साहब इंतखाबात का बाइकाट करके बैठ गए थे, कहा कि मैं इंतखाब नहीं लड़ूंगा। आसिफ साहब उनको कायल करा के लाए और वो तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये बात करना बुजुर्ग आ गया है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये जमाना है नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। सही, नौजवानों को हम आगे अगर नहीं लाएंगे तो कैसे मामला चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान लेकिन जरदारी साहब के नजदीक अभी तजर्बा तो तजर्बा ही होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों को निकाल देंगे हम। सही, लेकिन जरदारी साहब के नजदीक तजर्बा होता है और बात भी बिल्कुल ठीक है। तजर्बा जाहिर है मैटर करता है सियासत में, हर चीज में। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो ट्रेंड नहीं है, उसको अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, वो ट्रेंड हो रहा है, लेकिन अभी तजर्बा भी नहीं है, ट्रेंड भी नहीं है। आपने कर दी है, सुन लेना। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना अगला वजीर आजम देख के बिलावल भुट्टो को रही है। तो जब जरदारी साहब कह रहे हैं कि ना तो वो ट्रेंड है ना तजर्बा है, ये बात सुन ले, अगर वालिदैन जिंदा है, सलामत है, अल्लाह उनको खुश रखे, जिंदा सलामत हो, तो बच्चा चाहे 80 साल का हो जाएगा बेटा, लेकिन वो उनके सामने बच्चा ही रहेगा। तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। जाहिर है वो 70-72 साल के खुद है, लेकिन बेटा उनका नौजवान हो गया, कयादत कर रहा है, पूरी दुनिया में उन्होंने तस्लीम कराया, पूरे पाकिस्तान के मुखालफों से तस्लीम करवाया कि वो एक मुद्दबिर रहनुमा है। तो आसिफ साहब ने ऐसी कोई बुरी बात नहीं की जो बिलावल साहब को खराब लगे। नौजवानों पे भरोसा करना होगा, नौजवानों पे भरोसा। लेकिन हामिद मीर साहब ने, अभी आपने हामिद मीर साहब का भी मैंने शॉर्ट चलाया जिसमें हामिद मीर साहब ने कहा कि ड्यूरिंग इंटरव्यू ही बिलावल का फोन आ गया और वो जाहिर इंटरव्यू पे बात करे, तो जरदारी साहब को ये कहना पड़ गया। तो जैसे अब सवाल थे, मुझे अब कुछ तो कहना था ना, मतलब कि जरदारी साहब को एक्सप्लेन करना पड़ गया, जिससे जाहिर है ये तासुर मिला कि बिलावल भुट्टो नाराज हुए और नाराज होकर दुबई चले गए। मेरा ख्याल है नाराज होकर दुबई नहीं गए। इंटरव्यू का जुमला जो आपने सुनवाया है, मैंने भी सुना, हामिद मीर साहब का मैंने सुना, उस पर तासुरात ऐसे ही उभरेंगे। जो सुनेगा वो यही कहेगा। लेकिन बिलावल साहब इंतहाई फरमान बरदार औलाद है और बड़ी अच्छी तरबियत है माँ की, उनकी और वालिद की। नाराजगी की बात नहीं, तौहीन की बात नहीं, लेकिन वो जिस नस्ल के नुमाइंदा है, जिस नस्ल की पाकिस्तान को जरूरत है, जिस कयादत की जरूरत है, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो वो बात की तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आप लोगों के वजीर आजम अगले बिलावल भुट्टो ही होंगे अगर आप लोगों को अक्सरियत मिल जाती है। आप लोग तो कह रहे हैं कि हमारा अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही होगा। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के हर कारकुन का ख्वाब है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो साहब बने, लेकिन एक मखलूत हुकूमत के जरिए बन सकते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ने तो कहा है कि 172 सीटें तो कोई नहीं ले सकता, कोई पार्टी नहीं ले सकती है, तो लिहाजा मखलूत हुकूमत ही बनेगी। आपने मुझसे पीपल्स पार्टी कारकुनों की ख्वाहिश पूछी है, मैंने उसका जवाब दिया है। आप ये नहीं पूछा कि ये वोट होंगे, ये सीटें होंगी, ये हालात। मैं हालात पे तबसरा नहीं कर रहा। आपने मुझसे ख्वाहिश पूछी है कि क्या आप सब चाहेंगे, मैं कह रहा हूं हाँ।
पीपल्स पार्टी का बच्चा बच्चा बोलेगा वजीर आजम बिलावल भुट्टो। तो साथ साथ ट्रेनिंग भी चलेगी और साथ साथ वो अपने वजीर आजम के फराइज भी सरअंजाम देंगे। ट्रेनिंग को आपने खामखा पकड़ लिया है। माँ बाप का काम है सारी जब तक जिंदा रहते हैं अपने औलाद की तरबियत करते रहते हैं और यही तरबियत का नतीजा है। आप देखें, मैं अब नाराज मत होना, सीधी बात बताऊं, इमरान खान साहब की उम्र 72 साल के करीब को है, 71-72 साल के करीब, लेकिन उन्होंने मरियम बीबी के लिए जो जुमला कहा, जो आपने सुना मरियम बीबी के लिए, हम सब उस पर नाराज हुए। बिल्कुल, उम्र तो उनकी 72 साल है, लेकिन ये जुमला बिलावल साहब नहीं बोल सकता। क्यों? बात उम्र की नहीं होती, बात तदब्बर और शऊर की होती है। बिलावल साहब ने तदब्बर से साबित किया है कि वो बहुत बड़े मुदब्बिर है। पहली तकीर इमरान खान साहब के सामने जो की है बिलावल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने, पूरी कौम ने उनको सराहा है कि बिलावल साहब किसी तकीर में गाली नहीं है। बिलावल साहब ने किसी को तौहीन नहीं किया है, किसी के खानदान जाती मामलात पे नहीं बात की। आज तक बिलावल साहब ने इमरान खान साहब की जाती जिंदगी में बातें नहीं की है। ये तो उनकी शराफत वाली ट्रेनिंग है। वो बात ठीक है, लेकिन पब्लिकली ये बात करना ठीक है। पब्लिकली बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक होता है। अगर चलें ठीक है, वो उसको बिलावल 40 साल का 50 साल का भी हो जाए, जरा जरदारी साहब के लिए तो एक बच्चा रहेगा, लेकिन पब्लिकली ये बात करना ये बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक भी करता है इससे। कोई नहीं, हम इसको बुरा, मैं पीपल्स पार्टी कारकुन हूं, मुझे तो बुरा नहीं लगता कि वो बालिग की हैसियत में भी और कायद की हैसियत में भी, एक पार्टी के सरबराह की हैसियत में भी अगर वो कहते तो क्या बुराई है, हम तो उसको बुरा नहीं समझते। आपने बात का पतंगड़ बना दिया है कि वो क्या ट्रेनिंग की बात की है। सारी उम्र माँ बाप ट्रेनिंग करते हैं, ये ट्रेनिंग का तो नतीजा जो बिलावल साहब ऐसे हुए हैं। दूसरी तरफ की ट्रेनिंग आपने देख ली है। लेकिन जो तर्ज सियासत है जरदारी साहब का और बिलावल साहब का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, सोच भी मुख्तलिफ है, तर्ज सियासत भी मुख्तलिफ है। फिर जरदारी साहब ने 4P और 3P की भी बात कर दी। मेरा पूरा सवाल सुन ले चांडिया साहब, प्लीज पूरा सवाल सुन ले, पूरा सवाल सुन ले। उसके बाद ये मुख्तलिफ जो सोच है बाप और बेटे के दरमियान, क्या ये आप लोगों को, पार्टी कारकुनान को, दूसरे पार्टी लीडर्स को कंफ्यूज नहीं करती है कि भाई हमें किस पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, हमें किस सोच के मुताबिक पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं? क्या आप लोग कंफ्यूज नहीं होते? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब से पीपल्स पार्टी बनी है, पीपल्स पार्टी के सारे मुखालिफिन कंफ्यूज हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का अपना कारकुन एक भी कंफ्यूज नहीं है। उनको आज भी कहते हैं भुट्टो जिंदा है। दुनिया को समझ में नहीं आती है वो कैसे जिंदे हैं। हंसी मजाक का बारी उड़ाते कि जिंदा है, हम कहते हैं जिंदा है। इसी तरह से आसिफ साहब की बात या बिलावल साहब के मौक़िफ़ आपको पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को लगता है हैरान कुन और परेशान कुन। हम तो परेशान नहीं है, भला परेशानी हमारी है, आपको तो की हो गया जी, सबके सब लग गए इस बात में। उन्होंने यूं कह दिया है तरबियत, माँ बाप का काम है तरबियत करना, हमें कबूल है। बिलावल भुट्टो हमारा लीडर है, उनके वालिद साहब आसिफ साहब हैं, तरबियत उनकी जिम्मेदारी है। आज जो अच्छाइयां हैं उनमें आसिफ साहब भी शरीक है। इसमें नाराजगी की, गुस्से होने की तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब जरा थोड़ा आगे बढ़ें, सिंध की सियासत पर जरा बात करें। सिंध में आप लोग जिसके इत्तेहादी रहे हैं 16 महीने, नून लीग एक बड़ा मजबूत इत्तेहाद बना रही है। अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक ऐसा सियासी इत्तेहाद नया बन रहा है जिसमें उन्होंने इत्तफाक किया है कि जिस हलके में जिस सियासी जमात का कैंडिडेट उम्मीदवार मजबूत होगा, बाकी सारी सियासी जमातें उसको मजबूत करेंगी। GDA है, फंक्शनल लीग है, MQM है, नून लीग है, ये सब मिलकर आप लोगों के खिलाफ इतना मजबूत सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। कितना टफ है आप लोगों के लिए? जवाब आ गया, सवाल आ गया आपका? जी जी जी, सवाल आ गया है जी, अब मैं जवाब दूं जी। हमारे मुखालफिन का ये फैसला करना कि सारे पाकिस्तान की जमायतें मिलकर पीपल्स पार्टी के उस उम्मीदवार के सामने मुत्तफिका उम्मीदवार खड़े करेंगी, ये शिकस्त की दलील है या फतेह की दलील? ये तो उनकी शिकस्त है। सबके सब मिलकर हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नून लीग ने ये कोई नई बात नहीं की, इससे पहले भी वो ऐसी कोशिशें कर चुकी है। तमाम कौम परस्तों को, मुझे याद है अल्लाह गनी के रहमत करे रसूल बख्श पलीजो साहब को, उसके घर नसीम नगर में आए, तमाम जमायतों को मिलाया उन्होंने, इत्तेहाद किया कौम परस्तों को मिला के, नतीजा जो कोई नहीं निकला। आप देखें भला, और अभी क्या होगा आप देखिए। लियाकत जतोई को उन्होंने वजीर आला बनाया, हमारी मुंतखब हुकूमत को हटाकर
हमारी हुकूमत के खिलाफ बगावत करवाकर उन्होंने इत्तेहाद किया। नतीजा क्या निकला? एक बात। तीसरी बात, ये इत्तेहाद जिसमें कौम परस्त भी है, MQM भी है, दूसरी जमायतें भी हैं, क्या ये सारी की सारी जमायतें पहले पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जमा नहीं हुई है? आपको याद नहीं, GDA के एक लीडर ने कहा था हम पीपुल्स पार्टी का मुतबादिल बनेंगे। 3 इलेक्शनें गुजरी हैं, GTA मुतबादिल बन सकती है? नहीं बन सकी। मेरे दो जुमले सुन लीजिए। GDA में सवाए पीर साहब पगारों के कोई जमायत नहीं है। इस पूरे इत्तेहाद में MQM के सिवा कोई जमायत नहीं है। हमें पता है कहां है ये, कहां जाकर हमारा मुकाबला करेंगे। हमें इनसे कोई डर नहीं। हाँ, हारना जीतना, इलेक्शन में आना, कभी वजीर अज़म मुंतखब होना, कभी ना होना, कभी अपोजिशन में बैठना, ये सियासत तो अच्छी पार्टियों का तो इम्तियाज है। हम तो नहीं घबरा रहे। आप लाख साजिशें करके हमें हराएं, लेकिन पीपुल्स पार्टी सिंध में कुव्वत थी, सिंध में कुव्वत है, सिंध में कुव्वत रहेगी। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप लोग तो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर ही रहे हैं, अब भी करते हैं आप लोग, तहरीक इंसाफ भी कर रही है। अब तो जावेद लतीफ़ साहब ने भी कह दिया है कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता। मतलब कि वो वहाँ से आ गए, जिस तरीके से वो वहाँ से आए, जिस तरह उन्हें वहाँ से रुखसत किया गया। तो मेरा सवाल सुन लेना जावेद लतीफ़ साहब जी। चलें आप जवाब, अगर आपको सवाल की समझ आ गई है तो आप जवाब दे दें। अब चले आप जवाब पूरा सवाल कर ले, पहले दुख हो जाएगा आपको। नहीं, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा। आपको सवाल समझ आ गया, आप जवाब दे दें। आप देखें, ये जो रेड कारपेट कहते वो था तो सही। जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, अदालत एयरपोर्ट आ गई है मियां साहब की खातिर। आप देख ले, जो इमरान खान पे इल्जाम था वो इन पे था। जब गए तो सारे दुनिया ने मिन्नतें की कि वो बीमार हैं। मैं मियां साहब की जिंदगी के लिए दुआ गो, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती वाली हयात अता फरमाए। मैं सियासी बात कर रहा हूं कि जब गए तो सारे जहान में मातम का ढंडोरा पीटा गया कि वो तो बहुत बीमार है। फिर PTI की एक लीडर है पंजाब की खातून, वो बड़ी अच्छी है, उन्होंने कहा नहीं है वो इंसानियत बुनियाद पर उनको जाने दें। वो तो इंसानियत के नाते गए, तो आते भी इंसानियत के नाते। वो नाता था कि आप फिर जेल जाते, वहां से अपनी जमानत करवाते, केसों का मुकाबला। आप गए हो कैदी बनकर, आए हो शहजादे और हुक्मरान बनकर, तो हम अगर तबसरा कर लिया तो बुरा क्यों मनाया जा रहा है? इस पर बुरे मानने की तो बात नहीं है। हमें नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। हम सीधी बात करते हैं। सिंध डूब रहा था, सिंध तबाह हो रहा था सैलाब में। हम जिस हुकूमत के साथ हिस्सेदार थे, जिसके वजीर आज़म की तारीफों के ढंडोरे बजा रहे थे, उस वजीर आज़म ने 1 रुपया भी हमारी मदद नहीं की। उसने सिंध की कोई मदद नहीं की। बिलावल साहब चीखते चिल्लाते रहे, हमारे वजीर आला सैयद मुराद अली शाह चीखते चिल्लाते रहे, हमारी कोई नहीं सुनाई गई। एक बात नहीं सुनी गई हमारे साथ, जो सिंध के साथ ज्यादती हुई सैलाब में। हम ये बात भी न करें तो फिर क्यों न करें? लेकिन बिलावल भुट्टो तो शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफें करते थे। वो तो असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब की तारीफों को पुल बांधते थे। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अभी आप एंकर हैं, आपका सियासी प्रोग्राम का अपना अंदाज है। वो एक सियासी इत्तेहाद में शामिल थे, वो कैसे वहां खड़े होकर उनको गालियां देना शुरू कर देते? क्या वो बयान तो दे रहे थे कि हमारी नहीं सुनी जा रही, सिंध की इमदाद नहीं। आप देख लें, हुकूमत के जमाने के बयानात हैं बिलावल साहब के। आप देख लें, सिंध के वज़ीर आला के बयानात हैं हुक्मरानी के जमाने में। ये क्या बात आपने, तब आप यहां थी नहीं शायद पाकिस्तान में, जो आपने ये बात नहीं सुनी। हमने तो तब भी कहा हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं, हमारे लोग डूब रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारी इमदाद की जाए। अगर हम भी इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हम इस हुकूमत के हिस्से की गालियां भी उठा रहे हैं। नहीं, आप लोग तो उनको महंगाई लीग कह रहे हैं, आप लोग तो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों को कौन गालियां दे रहा है? जो कुछ भी हुआ है अभी आप मुझे नहीं पता क्या तय करके बैठी है। ये बयान आप कर रही हैं अब की, हम बात कर रहे हैं तब की, जब वजीर आज़म शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे तब की बात कर रहे हैं। जनाब, महंगाई भी तभी थी। हम उनकी हर हम उनकी हर बुराई में शरीक हुए। हम उनकी हर बुराई को अपना समझा। हमने कभी तब नहीं कहा, हम सिर्फ तब ये कहते थे कि सिंध के हिस्से का उनको दिया जाए।
सिंध को सहूलतें दिए जाए, सिंध से वादा पूरे किए जाए। आप मुख्तलिफ जगहों में सिंध में गए, तकीरे करके आए, दिया तो 1 रुपया भी नहीं। सिंध आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिंध के कई इलाके जो पानी में डूबे हुए हैं, कोई नहीं सुनाई हमारी हो रही है। ये बात करना, अपने इलाके की बात करना, नुमाइंदगी करना बगावत नहीं है पार्टी से, न सियासी जमायतों से। ठीक है, आखिरी सवाल। नून लीग से खबरें आ रही थी कि अगर वो इक्तदार में आ जाते हैं, 2/3 उनको मिल जाती है, तो 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड्स को लेकर वो कुछ चेंजिंग्स करना चाहेंगे। तो अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में छोटे सूबों के साथ ज्यादतियां होती रही हैं और सारी ज्यादतियों का इल्जाम पंजाब की सर लगा है। पंजाब की क़यादत सीधी तरह, उल्टी तरह, गलत तरीके से भी इन बातों को कबूल करती रही है कि बंगाल से लेकर सिंध और बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियों में पंजाब के लोग शरीक रहे हैं। ये बातें होती रही हैं। इस दाग को मिटाने के लिए तरमीम आई और मैं उस काबीना का इजलास भी शरीक था जिसमें अल्लाह जिंदगी दे गुलाम अहमद बिलोर साहब को उन्होंने तकीर कहा, हमारे पख्तूनों की 7 पुश्ते भी आसिफ जरदारी के एहसान मत रहेंगी। हमारी नस्लें और हमारे बुजुर्ग जिस मामलात के लिए कंकरेंट लिस्ट और सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए फांसियों पे चढ़ गए, और वो मुतालबा हमारा बिला आसिफ साहब ने पूरा किया है। अब अगर नून लीग उस मामले को खत्म करना चाहती है जिसपे कल खुद को कारनामा समझ रही थी, हमें एतराज नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, बखुदा मैं कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी से नाराज माफी भी मांग लूंगा। मैं कह रहा हूं, नून लीग बातों में कौमी पार्टी है। नून लीग अपने फलसफे में, अपनी सोच में, फिक्र में पाकिस्तान की मरकजियत की हामी नहीं है। कोई वफाकी सोच नहीं है उसकी। अच्छा। वो इलाकाई सोच की पार्टी है। उस पार्टी में 2 सिंध से, एक बलोचिस्तान से अब जनरल अब्दुल कादिर साहब जैसे अच्छे इंसान, कराची से अब्दुल हकीम बलोच साहब जैसे अच्छे इंसान गए, भागकर जान छुड़ाई। उन्होंने कहा, ना बाबा, हमारी वहां जगह ही नहीं है। नून लीग की हुकूमत में सिंध की, बलोचिस्तान की कहां अहमियत है, आप बताएं। अब लोगों को बाप को भी किसी मुसीबत की वजह से अपने साथ मिलाया, तो उनके ख्वाबों में बाप से लोगों को अपने साथ मिलाया तो है, तो जाहिर कुछ तो करेंगे वहां पे। अब किसको? बलूचिस्तान से लोगों को मिलाया तो है, बाप पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाया तो है, नून लीग ने, और किसने? हाँ, तो सिंध में एमक्यूएम को मिलाया है, वहां बाप को मिलाया है। आजकल दोनों एक जैसे हैं और दोनों के आगे जाकर बापों की दोस्तियां हैं आपस में, आपको पता है। सही है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद चांडियो साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एन इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर पीटीआई को मुश्किल में डाल दिया है। इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जून 2022 में पीटीआई ने जो इलेक्शन करवाए वो शफाफ नहीं थे, इसलिए तहरीक इंसाफ अपने पार्टी आइन के मुताबिक शफाफ और गैर मतनाज़ इलेक्शन करवाने की पाबंद है। कुछ माहिरीन का ये मानना है कि अगर पीटीआई 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन यानी पार्टी के अंदर इलेक्शन ना करवा सकी तो बल्ला क्लीन बोल्ड भी हो सकता है और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर पार्टी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो सकती है। अब सवाल यह है कि मुश्किल में फंसी पीटीआई इतने शॉर्ट नोटिस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएगी। सवाल ये भी है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान जेल से इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के क्या अहल हैं और क्या वो पार्टी के चेयरमैन बरकरार रह सकते हैं। अगर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया गया तो कौन लेगा उनकी जगह। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात की तैयारियों में भी मसरूफ़ है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात सुने जा चुके हैं और हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में फ़ौजी जवानों की तैनाती के लिए वजारत दाखिला को ख़त भी लिखा है और अगले कुछ दिनों में ज़ाब्ते अखलाक का ऐलान भी मुतवक्के है। अब अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप को तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की हिदायत की है। सवाल ये भी है कि क्या निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर
पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करेंगी। सवाल ये भी है कि क्या निगरान हुकूमत एक सियासी जमात को कॉर्नर करने और दूसरों के लिए सहूलतकारी करने की छाप उतार सकेंगी। इसी पे मैं बात करूँगी। मुझे कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से फ़ैसला तहरीक इंसाफ का, वो तो सितंबर से फ़ैसला महफूज किया हुआ है। 70 दिन हो गए फ़ैसला महफूज किए हुए, तो ये फ़ैसला जल्दी सुनाया क्यों नहीं गया? ताकि अगर आपने ये हुक्म देना था, ये फ़ैसला देना था कि जो तहरीक इंसाफ है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, तो उनको भी वक्त मिल जाता सोचने का, स्ट्रैटेजी का, कौन कैंडिडेट है, क्या है, किसको खड़ा करना है। तो आप बिल्कुल एन इलेक्शंस के करीब आके और सिर्फ 20 दिन का वक्त देना, ये ज्यादती नहीं है? दरअसल आज आप मेरा कानून पढ़ लें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ना तहरीक इंसाफ के, वो 2011 से मुतनाज़ा चले आ रहे हैं। जब इसके पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के, जस्टिस वजीरुद्दीन, जो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी 2011 के इंतखाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था और वहां तक लाखों रुपए जो हैं वो तकसीम हो गए हैं, वोट बाकायदा परचेज किए गए, बराए फरोख्त किए गए। और सबसे बड़ी अहम बात ये हुई 2011 में जब इंतखाबात हुए तो जनाब मोहतरम सदर पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो भी निजी महफिलों में कहते रहे कि मुझे हराया गया और 5-5 लाख रुपए वोट देकर खरीदे गए। और इसी तरह से हामिद खान ने भी यही कहा कि वोट खरीदे गए और बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम लिया गया, इनको पार्टी से निकाल दें। अगर जस्टिस वजीरुद्दीन की हदायत पर अमल होता उनके मशा पर, तो तमाम पार्टी के जो खास थे जिन्होंने पैसे की लेन देन की, उनको अगर वो निकाल दी जाते तो आज इमरान खान की नौबत ना आती। लेकिन इसी तरह ये एक माजी है, इसमें कोई शक नहीं है। जस्टिस वजीरुद्दीन साहब की जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि जनाब ये तो पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने में, वो ठीक है, वो बात ठीक है। मेरा सवाल ये था कि 70 दिन हो गए, आपने इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, आप जल्दी भी तो फैसला सुना सकते थे। अगर आपने ये फैसला, आपको पता था कि आपने क्या फैसला देना है, तहरीक इंसाफ को वक्त मिल जाता। वो तो बात दुरुस्त है कि हमें इस पर बड़ा ये तो आपका पॉइंट कि इलेक्शन में पाकिस्तान को जब सितंबर में जो फैसला रिजर्व किया था, तो उसको चंद हफ्तों में उसको फैसले को सुना देना चाहिए था। अंदर क्या क्या टेक्निकल बातें हुई हैं ये इसका मतलब नहीं है, लेकिन फैसला इलेक्शन कमीशन को सुना देना चाहिए था सितंबर के 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद। लेकिन इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा एक महफूज रास्ता दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप 20 दिन में क्या 15 दिन में भी इंतखाबात हो सकते हैं, जैसे बाकी पार्टियों ने करवाए हैं बिला मुकाबला इलेक्शन करवा लें। कोई हाँ करा लें, किसी को खड़ा ही ना करें, अनाउंस कर दें बिला मुकाबला। ये भी मुंतखब हो गया, सदर भी हो गया, चेयरमैन भी हो गया, जैसे बाकी पार्टीज करती हैं। करा लें, जैसे बाकी लोग करवाया, ये भी इंतखाबात का अमल करवा लें। लेकिन जहाँ तक कि जेल में जाने का ताल्लुक है या वो पोश हो गए हैं, तो वो भी उनकी अदम मौजूदगी में भी जो है वो बिला मुकाबला भी इंतखाबात हो सकते हैं, जैसे बाकी सियासी पार्टियां करती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि जो वो जेलों में है, सजा मिल रही है, कन्विक्टेड हो गए हैं, तो अपनी पार्टी में मुतबादिल क़यादत को लेके आए। जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जेल में गए, उन्होंने नुसरत भुट्टो को बना दिया पार्टी का क्या मकाम चेयरमैन, वही पार्टी को टिकट तस्लीम करती रही। इसी तरह ये भी अपनी किसी पार्टी में जो है अपने जो काबिल एतमाद है, अलीमा खान है, जैसे भी है, इनको पार्टी का चेयरपर्सन बनाकर इंतखाबात के लिए अपना काम शुरू कर दें। अब जेल में मुकदमे जो है मुक्ते। लेकिन इमरान खान क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? चेयरमैनशिप उनकी बरकरार रह सकती है? मौजूदा कानून के तहत इमरान खान पार्टी के इलेक्शन लड़ने के अहल हैं कि जो कि इलेक्शन एक्ट हमारा 2017 में जो मंजूर किया गया था, उसमें कोई ऐसी कदर नहीं है कि कुछ सजा हो जाए तो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। वो पार्टी का सरबराह रह सकता है। पार्टी में हमारा जो आइन, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, सेक्शन 200 से लेकर 215 तक, उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि सजा मिलने पर किसी को आप पार्टी के सरबराह को हटाया जाए। ये पहला जो हमारा कानून था 2017 से पहले, उसमें ये कदर नहीं हुई थी कि अगर किसी को सजा हो जाए तो फिर वो पार्टी का मेंबर या ओहदेदार नहीं बन सकता। लेकिन 2017 की जो इलेक्शन एक्ट बना, उसके तहत वो पार्टी का सरबराह भी रह सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक पार्टी सदारत से हटा दिया गया था। उस वक्त 2017 का इलेक्शन एक्ट जो था नाफिज नहीं हुआ था।
वो 28 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार दिया था। उस वक्त इलेक्शन एक्ट 2017 जो था उसमें शामिल था। ये उस वक्त ये इलेक्शन एक्ट नहीं बना था, वो था इलेक्शन ऑर्डर 2002, उसके तहत उनको नाअहल करार दिया गया था। उनका हयात नाअहल हो गए, पार्टी की सरबराह से महरूम हो गई। लेकिन नया जो इलेक्शन एक्ट बना 2 अक्टूबर 2017 में, उसमें ये शर्त निकाल दी गई थी, कदर निकाल दी गई। इस लिहाज से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सही। अब पार्टी के अंदर एक कंफ्यूजन तो है कि हमने इतने कम वक्त में, बल्कि अब ये चैलेंज करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। कौन सा बेहतर फोरम है वो चैलेंज करें और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? इलेक्शंस भी सर पे हैं, फिर वो अपना दरख्वास्त भी दे देंगे, चैलेंज भी कर देंगे, फिर उस फैसले का इंतजार करना पड़ेगा या अदालत को जल्द फैसला देना पड़ेगा इलेक्शंस की डेट को मद्देनजर रखते हुए? वो हक है, उसमें लिखा हुआ है फैसले में, उसमें बाकायदा जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ वो जो हमारा सेक्शन है जो मैंने हवाला दिया है 208, 207 और रूल जो है 158, उसमें और उसके बाद सेक्शन 209 है, उसमें अगर किसी फैसला, और 215 भी आता है। अब 215 में लिखा हुआ है कि जिस पार्टी के बारे में फैसला हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। अच्छा। ये तो उनको राइट बनता है, उसको राइट, लेकिन मुमकिन है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ दे दे और कहे कि फिलहाल तो फिर तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, फिर इनके दिए हुए 20 दिन की जो डेडलाइन है उसका क्या बनेगा? तो ये तो बहुत ज्यादा चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। नहीं, इसका तो आसान तरीका ये कि अपनी पार्टी का इलेक्शन करवा रहे हैं और जैसे बाकी पार्टी को मद्देनजर रखे ये 1 हफ्ते में पार्टी का इलेक्शन हो जाएगा। बेहतर तरीका यही कि पार्टी का इलेक्शन करवा दें, क्योंकि 15 दिसंबर से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा तो 3 दिन के अंदर कागजात नामजदगी वसूल करने का टाइम आ जाएगा। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। इसका आसान तरीका ये तो 7 डेज 10 दिन में अपनी पार्टी का इंतखाबात करवा लें और अदालतों को चक्कर ना लगाएं, इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और जिसके कानून के मुताबिक, और कोई खतरा नहीं हो जेल में बैठ के भी बिना मुकाबला भी हो। और अगर नहीं होता, और अगर ये करवाने में इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं तहरीक इंसाफ इलेक्शंस करवा पाती, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि आईपीपी ने भी बल्ले के निशान के लिए जो है ना वो रिक्वेस्ट की हुई है, दरख्वास्त दी हुई है इलेक्शन कमीशन को। तो ये कहा जा रहा है कि शायद उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कोई साजिश हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, के बल्ले का निशान ही उधर चला जाए तो सारी चीज़ें ही जो है ना वो मलियामेट कर दी जाए तहरीक इंसाफ की। तो ये भी एक जो है ना वो मिथ सामने आ रही है। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होता तो वो तो सेक्शन 209 की खिलाफ वर्जी होगी। उसके तहत वो निशान जो है इंतखाबी निशान वापस भी लिया जा सकता है और छीन के वो उधर दे दिया जाएगा, आईपीपी को दे देंगे, फिर आईपीपी लेने की ज़ाहिर मजाज होगी। जिसकी अप्लाई फिलहाल मेरे ख्याल में पेंडिंग रखे, किसी को नहीं देंगे कि ऊपर उन्हें पता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो पेंडिंग केस हो जाएगा, किसी को नहीं देंगे वो। अब ये देखा था जनरल परवेज मुशर्रफ की पार्टी को 4 साल पहले उनको उसकी खत्म कर दी थी रजिस्ट्रेशन, लेकिन उनका निशान अभी तक पेंडिंग में रखा हुआ है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो इसी तरह से ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, निशान जो है उनकी पार्टी के पास ही रहेगा, लेकिन अदालती कार्रवाई तक जब तक मुकम्मल नहीं होती। लेकिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी अगर इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाया। सेक्शन 209 बिल्कुल वाज़ह लिखा हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाजमी है, मैंडेटरी। तो इस लिहाज से ये अपना इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं। ये तो 2011 से इंटर पार्टी इलेक्शन के मुतनादा होते जा रहे हैं, अब तो अपने तरीके से कर लें, इसमें कोई इतराज़ात करने की बात तो नजर नहीं आई। लेकिन इलेक्शन में पाकिस्तान ने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है और मुमकिन है वो सारे प्रोसेस को देख रहे हों कि शायद मुमकिन है कि हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन के भी नए कागजात आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ तो ये भी सवाल उठा रही है ना कि बाकी जमातें भी तो हैं, किसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर आज तक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सवालात उठाए हैं और इस तरह जो उनको कलअदम करार दिया है। अगर पीटीआई नून लीग ने कराए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर भी कभी ऐसे सवालात उठाए हैं? पहली बात यह है, जब इन पार्टियों जिनके वो हवाले दे रहे हैं उनके जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ ने तो चैलेंज नहीं किया था, और अगर वो चैलेंज कर देती तो जाहिर है वो सब बातें पंडोरा बॉक्स खुल जाता। वो तो किसी ने चैलेंज नहीं किया, यहाँ तो इनकी पार्टी ने चैलेंज किया है। ये जो इंट्रा पार्टी जो आजम स्वाति के सरबराही जो इलेक्शन हुए 2022 में, उसको तो इनकी पार्टी के लोगों ने दरखास्तें दी थी कि जनाब ये जारी हुआ है
इसमें कोई सही मायनों में ये सेक्शन 209 की भी खिलाफ वर्जी है और उसके बाद 215 की खिलाफ वर्जी भी है, 208 की भी खिलाफ वर्जी है। तो वो उन्होंने खुद दरखास्त दी हुई थी, जिस पर इलेक्शन पाकिस्तान ने मुनफ़ोज किया। अदरवाइज तो वो खामोशी से इनके इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर रहे थे। लेकिन एक और बात बड़ा गौर से मैं देखता रहा उनकी, इनको इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के बाद सबसे बड़ी अहम बात हुई कि 2021 में इन्होंने अपनी पार्टी का सारा ढांचा ही मनसूख कर दिया, अपनी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ही मनसूख कर दिया। बिल्कुल, और आइन में तब्दीलियां की थी इन्होंने अपनी पार्टी आइन में, और उसी के मुताबिक इन्होंने 2022 के इलेक्शंस कराए और उसी की दस्तखतशुदा कॉपी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी, जो बाद में रिजेक्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल अभी वक्त काफी है, अपना इंटर पार्टनरशिप करवा लें, बेहतर होगा, ताकि निशान भी बरकरार रहे, पार्टी के खतरे ना पड़े। कमर दिलशाद साहब, अब ज़रा इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर ज़रा बात कर लें। निगरान हुकूमतों को जो डायरेक्शंस दी हैं कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करनी है, इलेक्शन कमीशन के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या डेफिनेशन क्या है? दो जमातें हैं, वो तो कह रही है हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रहा है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई है, बल्कि अब तो नून लीग भी कह रही है। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो नवाज शरीफ के लिए तो रेड कार्पेट बिछा दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अब नून लीग भी गिला कर रही है कि उनके लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन जो डायरेक्शंस दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है? दरअसल ये लेवल प्लानिंग का फील्ड का जो एक इस्तेलाह है बाहर के मुल्कों की इम्पोर्टेड होगी, तो इस पर भी ज़ाहिर है इलेक्शन पाकिस्तान भी पाबंद हो गया। इसलिए चंद रोज पहले हमारी इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ का आला वफद जो था वो मिला है चीफ इलेक्शन कमीशन से और इलेक्शन कमीशन से। उन्होंने अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसकी बराबर इलेक्शन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा फैसला किया और तमाम वफाकी हुकूमत के वज़ीर आज़म से लेकर सूबाई हुकूमतों के वज़राए आला, चीफ सेक्रेटरी आईजी हुक्म जारी कर दिया है कि लेवल प्लानिंग फील्ड के तहत उनको सबको हकूक दिए जाएं। अब अगर कहीं जलसे में रिकॉर्ड पैदा हुई या कि रैली में रिकॉर्ड पैदा हुई तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनको कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन के तहत उनके साथ एक्शन ले सकता है कि आपने हमारे हुक्म की खिलाफवर्जी की है। तो अब उनको रास्ता खोल दिया है पीटीआई के लिए भी, जो भी जमातें हैं कि वो अपने इंतखाबी रैली भी चलाएं, जलसे भी करें, अपने लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत अपना काम भी करें। सूबाई हुकूमत, निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत उस पर अमल दरामद करने की पाबंद कर दी गई है कानूनी तौर पर। ये आइन के आर्टिकल 218 के तहत एक्शन लिया है कि हमारे नजरों में तमाम पार्टियां बराबर हैं। तो अब कोई पंजाब की हुकूमत वैसे भी निगरान हुकूमत जो है वो बेकायदा किसी सियासी मामला में मुदाखलत नहीं करती, वो तो कंस्ट्रक्शन में काम, तामीरी कामों में लगी हुई है। अब बड़े अच्छे काम कर दी है सूबा पंजाब को बना दिया मॉडल बाकी सूबों के लिए, लेकिन बाकी सूबाई हुकूमतें हैं या वफाकी हुकूमत हैं उनके वज़रा को भी कह दिया गया कि वो सियासी जमात देने से गुरेज करें। तो ये सारे मामला अच्छा फैसला हो गया, क्योंकि जो ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तमाम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कमीशन के अंडर हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जिस तरह भी हदायत जारी करेगा वो अमल दरामद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक से इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान की हिचकोले खाती मैशियत के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। अब कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात से पहले यानी जनवरी तक मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का जो रास्ता है ये हमवार हो जाएगा। ये खदशा था कि फ़लस्तीन में जंग की वजह से ये जो सरमायाकारी है ये लेट भी हो सकती है। अहम इस्लामी मुल्क कुवैत की तरफ से 7 मंसूबों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी जल्द आने का दावा है। अब निगरान काबीना ने इन मंसूबों की मंजूरी भी दे दी और जल्द वज़ीर आज़म अब कुवैत जाकर इन मुआहदों पर दस्तखत भी करेंगे। इसके अलावा खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल यानी SIFC दोस्त ममालिक से राब्ते भी करेगी। कहा जा रहा है कि जो अरब रियासतें हैं ये पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं, वजारत तिजारत ने मुल्की बरामदात 100 अरब डॉलर तक ले जाने का मिशन भी तैयार किया है। ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना आसान है इस टारगेट को लेके जाना। वजारत तिजारत का कहना है कि बरामदात बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल का शोबा जो है इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और जल्द बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज का जो वफ्द है ये चाइना का दौरा करेगा। अब देखना यह है कि 100 अरब डॉलर बरामदात का टारगेट ये कितना प्रैक्टिकल है।
अहम बात यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले 2 हफ्तों से ये भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 58,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, जिसका मतलब यह है कि जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद भी बहाल हो रहा है और इसे मईशत की बहाली के लिए भी बड़ा पॉजिटिव समझा जा रहा है। लेकिन अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ परेशान चीज़ें भी सामने आ रही हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया है कि एक तो पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्ज़ है ये मुल्की इकॉनमी के 44% तक बढ़कर गैर पायदार सतह तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से सूद की अदायगी में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। इसके अलावा रवा माली साल के दौरान 3.5% GDP ग्रोथ का जो टारगेट था ये भी अचीव नहीं हो सकेगा और GDP ग्रोथ 2% से 2.5% तक ही रहेगी। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने यह भी बताया है कि बीमार हुकूमती इदारों की वजह से मुल्की मईशत को 500 अरब रुपए के नुकसानात हो चुके हैं। आने वाले दिनों में मईशत में क्या बेहतरी लाई जा सकती है? जो मुल्की मईशत पर भारी पड़ने वाले जो इदारे हैं, जिनको बीमार इदारे अब कहा जा रहा है, इनका जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है ये कब तक मुकम्मल होगा? मैं बात करूंगी, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हैं माहिर मईशत, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम भी अच्छी चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं। SIFC जिसकी छतरी के तले निगरान हुकूमत ज़ाहिर एक मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर चलना चाह रही है। कुवैत से भी जो मंसूबों इन्वेस्ट करने की जो बात हो रही है और बाकी अरब रियासतों से भी जो हमारी हुकूमत है वो कांटेक्ट कर रही है और बड़ी उम्मीद, बड़ा पॉजिटिव इसको समझा जा रहा है कि अरब जो मुमालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ये कितना पॉजिटिव है और कितना प्रैक्टिकल है कि निगरान हुकूमत ये अपने इस अरसे में ये करवा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ी, आपने इस वक्त मईशत का सामने रखा है। आपने 3 बातें की। आपने कहा एक तो IMF का प्रोग्राम है, उसके तहत कुछ आपने मेजर्स लिए, कुछ एडजस्टमेंट्स, उससे आपने जैसे कहा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जो अर्ली साइंस हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ फिस्कल को आपने संभालने की कोशिश की है, यानी कि मालियाती खसारे को। नंबर 2, आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए हैं, उससे कुछ रुपए को तकवीत मिली है। कुछ आपने स्मगलिंग को रोका, कुछ होर्डिंग को रोका, कुछ अफगान ट्रांजिट रेट को। और तीसरी चीज़ आपने रखी कि SIFC के तहत अब आप कोशिश ये कर रहे हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मुल्क में लाने की कोशिश करें और पाकिस्तान को डेट के अलावा पिच करें एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और साथ साथ आपने कुछ कलीदी चीज़ों का जिक्र किया कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एक पेरेनियल इशू है, मतलब वो एक लिक्विडिटी क्रंच रहता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, और जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारा करंट अकाउंट का खसारा निकल आता है, और वो जब भी निकलता है रेमिटेंसेस यूज़ करके भी तो हम एक IMF के पास पहुंच जाते हैं। ये है बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी। SIFC के थ्रू देखिए ना किन किन जगहों पे कोशिश हो रही है। कोशिश ये है कि जो मिडल ईस्ट है वो अवॉश है विद फंड्स, उनके सॉवरन वेल्थ फंड्स भी, और उनकी जो अपनी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर है वो भी। आपको पता है सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज करने का, वेमेन को मेन स्ट्रीम करने का, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करने का। तेल की कीमत ने उनको बहुत बड़ा एक बूस्ट दिया है। UAE में भी एक रिकवरी है। सो वो आप कोशिश कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट तो बड़ा क्लियरली मैं आपके सामने रख देता हूँ। रेको डिक का जो हमारे पास इस वक्त 25% शेयर है विद द फेडरल गवर्नमेंट और टोटल मिला के 50% है, उसकी एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कराई गई है। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन इसलिए कराई गई है कि वो आप सऊदी अरेबिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ वो हो गई होगी उनको पिच, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैंने बात की तो ये बात हुई थी कि हम उनको वही इवैल्यूएशन पिच करने जा रहे हैं अपने हिस्से की। सो ये तो एक पर्टिकुलर बात है। इसके अलावा आप कोशिश कर रहे हैं कि टेलीकॉम में कुछ जो है इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। सबसे बढ़ के आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें कॉर्पोरेटाइज करके कुछ इन्वेस्टमेंट जो है लाई जा सके। उसकी वजह यह है कि उनको फूड सिक्योरिटी चाहिए मिडल ईस्टर्न रीजन को। तो आप ये कोशिश करें, आपने एक MOU साइन किए हैं विद फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये कोई 1,40,000 एकड़ ऑफ लैंड जो है ये विद लोकल इन्वेस्टर, और ताकि ये जाकर ये काम कर सकें। ये बोथ लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ ये काम हो रहा है।
फिर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि आप डिफरेंट जो चलगोजा है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जोन्स हैं, इन पे काम कर सकें। एक लिम्स आदि अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे तो आपने सोसाइटीज बना ली हैं, आप तो खुद जिम्मेदार हैं अपने मुल्क में एग्रीकल्चर को तबाह करने में, और अब आप उसको कह रहे हैं कि हम ठीक करने चले। अब आप लोग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर दुरुस्त कह रही हैं जी। देखिए ना, आपने जमीन को यूज किया बाय हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, नॉट बाय वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज। और फिर सबसे बढ़ के जिसकी कोई बात नहीं करता, आपने जो कि 2.5-3% से अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ की, तो सिटीज फैलती चली गई, सिटीज जो हैं वो मतलब इतना बढ़ गई कि उनका हुजम बढ़ गया, और इसी से आपकी जो एग्रीकल्चर की लैंड थी वो ट्रांसफॉर्म होती रही। अब आप कोशिश करें, देखिए कोई लो हैंगिंग फ्रूट नहीं है पाकिस्तान के पास सिवाय एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर अगले 3 से 5 साल में इसी ज़मीन को बेहतर काश्त करके, और जो काश्त नहीं हुई उसको इस तरह कॉर्पोरेटाइज करके आप बहुत बड़ा बूस्ट दे सकते हैं टू एक्सपोर्ट ऑल्सो। और जो आप 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं उसको भी आप एक जैसे कहेंगे एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। फिर आपने ये एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी जरूर बनाई है। देखिए ना, लॉन्ग टर्म अब क्या है आपके पास? लॉन्ग टर्म तो यही है ना कि आप दुनिया को कुछ बेचने के काबिल बनाएं, और उसमें हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 1 पे है, जिसको आपको बूस्ट अप करने की जरूरत है, जो आप करना भी चाह रहे हैं अब आप। सो टेक्सटाइल नंबर 1, टेलीकॉम नंबर 2, ये 2 आसान है। एग्रीकल्चर नंबर 3, यही 3 ऐसी चीजें हैं ना जो आप दुनिया से कनेक्ट करवा सकते हैं। बिकॉज आप गाड़ियां तो कब से बना रहे हैं, पर गाड़ी की बत्ती तक आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। सो यू नो, तो थोड़ा सा आने वाली हुकूमत को जो स्ट्रक्चरल काम करना पड़ेगा ना, वो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं नई जो टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और IT से निकल कर हम आगे बढ़ें। बिकॉज एक्सपोर्ट को बढ़ाए बगैर आप कभी भी, ये जो आपका क्राइसिस आता है, जिसको आप बैरूनी क्राइसिस आता है ना, और आप IMF के डोर स्टेप्स पे चले जाते हैं। सो एक्सपोर्ट और उसको बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जिसका आपने जिक्र किया। देखिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट टू GDP लो इसलिए आता है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में फंसी हुई है। वो क्या है? डॉलर, गोल्ड और रियल एस्टेट। इन तीनों को आपको डिसइंसेंटिवाइज करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि जूती बनाएं, बत्ती बनाएं, कोई पिन बनाएं, दुनिया में कोई चीज बेचें जाकर। ये एक वाहिद तरीका है पाकिस्तान के क्राइसिस मोड से निकलने का। और इसके साथ ऑफ कोर्स अब मैं आज एक आर्टिकल भी पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हमारी मईशत में जो कैश है उसकी सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जिसमें 5,000 का जो नोट है इसका 1/3 हिस्सा है। तो फिर उसमें ये सजेशंस दी जा रही थी कि अगर एक 5,000 के नोट को ख़त्म कर दिया जाए तो आपके मुल्क में जो करप्शन है, ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये बहुत हद तक इसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो मैं इस चीज़ को समझना चाह रही हूँ कि ये इसका क्या इसमें कनेक्शन है। जो 5,000 का नोट है वो बिल्कुल ही बंद करने की बात करें, क्योंकि कैश इकॉनमी में 5,000 का नोट बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करता है। एक तो बात यह कि 8-8.5 ट्रिलियन जो है वो कैश घूम रहा है, बिकॉज ये बहुत बड़ी कैश इकोनॉमी है। बिकॉज लोग 9,000 अरब, 9-9,500 अरब। सो अच्छा, होता यह कि आप बाजार जाते हैं, आप कैश देते हैं, क्योंकि कार्ड सबके पास है नहीं है। इसी तरह मशीन्स भी बहुत मतलब छोटे रिटेलर्स के पास नहीं है। आपने एक एफर्ट की कि आप 5 लाख मशीनें लगाएंगे, नहीं कामयाब हो सके, हज़ारों से आगे नहीं जा सके। रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में नहीं आना चाहता, चूंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहता। होलसेल सेक्टर टैक्स नेट में नहीं आना चाहता। सो ये सारा जो काम है वो इस पे बेस्ड है। सो एक थॉट प्रोसेस ये है कि ये आसान इस तरह होता है कि अगर 100 के नोट या 500 के ले जाने पड़े तो बड़ी मुश्किल होगी। तो आप जब 5,000 के नोट लेके जाते हैं तो थोड़े से नोट होते हैं तो लाख रुपया बन जाता है। यही सोचिए 500, 1,000 या 100 के नोट हो तो ये काम मुश्किल होगा। तो मैं कहूँगा चले मैं किसी तरह क्रेडिट कार्ड से पे कर देता हूँ या अपने चेक से अकाउंट साइन कर देता हूँ। मैं ये सारे काम इसलिए नहीं करता बिकॉज 5,000 उसको आसान करता है। सो इंडिया में डीमोनेटाइज किया गया, 5,000 के नोट्स को ख़त्म किया गया। पर ये सिर्फ एक चीज़ नहीं की गई। याद रखिए कि उनका जो ठेले वाला भी है ना, उनका जो सब्जी भी बेच रहा है, उसके पास भी मशीन है। आप अपना मोबाइल फोन रखते हैं और वो चार्ज हो जाता है। ये एक्चुअल बात सारी आएगी डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी से। सो शाजिया, कोई भी पॉलिसी इन इट्स ओन जो है ना वो डिलीवर नहीं करती। इट्स द इकोसिस्टम जो होता है वो डिलीवर करता है।
हमें अभी 5,000 के नोट को डिमोनेटाइज इसलिए नहीं करना चाहिए, बहुत से मसाइल खड़े हैं, एक और टर्मोइल सा क्रिएट हो जाएगा। इसकी फिजा क्रिएट करें, डिजिटाइज करें, लोगों को इसकी अहलियत और सलाहियत दें, फिर हम इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे। प्रोग्राम खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।